नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चर्चित कार्यक्रम कल्चर मैटर्स विद कैलाश में। दोस्तों, आज के हमारे कार्यक्रम में मेहमान हैं कि राजस्थानी कलाओं के जानकार हैं। तो इसी कड़ी में आपका वेलकम है कल्चर मैटर्स विद कैलाश में। धन्यवाद मुकेश जी। आप सभी मित्रों का फोक ब्रेन के इस चर्चित कार्यक्रम कल्चर मैटर्स विद कैलाश मिश्रा में हार्दिक अभिनंदन। आज हम राजस्थान के फर पेंटिंग, जो एक स्क्रॉल आर्ट है और देवताओं के पूजा से संबंधित है, जिसको भोपा उसको देख करके पूरी रात कथा कहते हैं और बहुत लंबा समुदाय ना हो, खास तौर से जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनमें तो इनकी लंबी कतार है। अगर हम देखें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो एक अनेक समुदाय हैं, जैसे वसुदेवा। छत्तीसगढ़ का जो वसुदेवा समुदाय है, बुंदेलखंड में भी ये समुदाय है। ये लोग वसुदेव, जैसा उसके नाम से ही पता चलता है कि वो कृष्ण वासुदेव के अपने आप को वंशज मानते हैं और उनकी कथाएं कहते हैं। जो नाथ जोगी हैं, ये गोरख नाथ की कथाएं, उनसे संबंधित उनके प्रथम शिष्य भरथरी की कथाएं गा गा कर गांव गांव में सुनाते। इसी प्रकार बस्तर में वहां जो भतरा आदिवासी हैं वो धान को लक्ष्मी का रूप मानते हैं, तो वहां की जो गुरुमाइयां होती हैं, ये गुरुमाइयां लक्ष्मी की जो कथा, जिसे जगार भी कहते हैं, उन्हें गा गा कर जन जन तक पहुंचाती हैं। इस प्रकार करीब करीब भारत के हर भाग में ये लोक कथा गायन करने वाले समुदाय हैं, जो इन लोक कथाओं के माध्यम से उस समाज में प्रचलित नैतिक मूल्य, उसके जो जननायक हैं वो उनकी कथाएं, उनकी शौर्य कथाएं, उनके जीवन के आदर्श वो लोगों तक पहुंचाते हैं। उन कथाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन कथाओं के माध्यम से समाज में नैतिक मूल्यों का निर्माण करते हैं। क्योंकि जो भी लोक कथाएं हैं वो किसी न किसी देवी देवता या जननायक पर आधारित होती हैं, और इन जननायकों ने या इन देवी देवताओं ने जो नैतिक मूल्य स्थापित किए हुए होते हैं, जो वो इस कथा के माध्यम से उसे वो जन जन तक पहुंचाते हैं। और इस प्रकार वो समाज में शिक्षा का, नैतिक शिक्षा का एक बहुत बड़ा काम, एक जिम्मेदारी निभाते हैं। न केवल वो इन नैतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं, बल्कि ये लोक कथाओं को भी अपने सरल और सहज माध्यम से जन जन तक पहुंचाते हैं, अगली पीढ़ी से उसको परिचित कराते हैं। अगर ये कथावाचक समुदाय न होते, अगर ये कथा गायक न होते, तो आज हम सदियों पुरानी इन लोक कथाओं की थाती से हाथ धो बैठते, उन्हें भुला गए होते, उनका आज प्रचलन नहीं होता। लेकिन इन लोक जो गायक समुदाय हैं, लोक कथा गायक जो समुदाय हैं, उन्होंने ही इन लोक कथाओं को जीवित रखा और हम तक आज पहुंचाया। और उनके माध्यम से हम न केवल अपनी विरासत से परिचित होते हैं, बल्कि जो हमारे सामाजिक, धार्मिक, नैतिक मूल्य थे, जो हमारा विश्व दर्शन था उस समाज का, उससे भी परिचित होते हैं। कालांतर में इन लोक कथाओं को और सरस और जन में लोकप्रिय बनाने के लिए उसको पद्य और गद्य दोनों रूप में प्रचलन में लाया गया। और जब वो गद्य रूप में, वो गायक के रूप में, गाने के रूप में या कविता के रूप में, जब काव्य के रूप में जब वो लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाते थे, तो वो एक विशेष धुन में प्रस्तुत किए जाते थे। उस धुन को और सरस बनाने के लिए उनके साथ कुछ वाद्यों को भी जोड़ दिया गया। ये जो वाद्य है वो लगभग हर एक जो कथा गायक समुदाय है वो उसके साथ जुड़ गए हैं। जैसे अगर बंगाल के बाउल जो कथा गायक हैं उनको देखें, तो उनके साथ जो है वो एक तारा जो है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम नाथ जोगियों को देखें तो वो सारंगी बजाकर भरथरी की कथा गीत गाते हैं। अगर हम वसुदेवाओं को देखें तो वो मंजीरा और चटकोला बजाकर जो है
वो कथा गीतों को गाते हैं। अगर हम बस्तर की गुरमाइयों को देखें तो वो एक धनकुल नाम का वाद्य बनाकर बजाकर अपनी कथाओं को गाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धीरे धीरे इन लोक कथा जो गायन होता था उसके साथ में संगीत और वाद्य भी जुड़ते चले गए। बाद में कालांतर में संभवतः किसी कथा गायक के मन में ये बात भी आई होगी कि अगर इन कथाओं को हम चित्रों के माध्यम से अगर हम प्रस्तुत करें तो शायद हम लोगों की रुचि इसमें और ज्यादा जगा सकते हैं, और जिन जजमानों को हम ये कथा गीत सुनाते हैं वो जजमान शायद हमें और ज्यादा दान दे सकते हैं, क्योंकि ये जो कथा गायक समुदाय थे उनकी आजीविका इसी के ऊपर चलती थी। बल्कि एक समय आज से अगर हम पिछले 30 साल 35 साल पीछे चले जाएं तो हम गांव में देखते हैं कि सुबह की भोर की बेला में ये जो वासुदेवा लोग होते थे या ये जो नाथ जोगी होते थे, ये सुबह भोर की बेला में करीब 4:30-5 बजे जब अभी सूरज निकलने ही वाला है तो ये अपनी सारंगी बजाते हुए घर के दरवाजे पर कथा गाते हुए खड़े रहते थे। लोग इनको जो है वो दान देते थे इन कथाओं के गाने के एवज में, तो उस दान से उनकी आजीविका चलती थी। तो ये जो कथा गायक समुदाय होते थे इनकी आजीविका इसी बात के ऊपर निर्भर होती थी कि जैसा वो गाएंगे, जैसा वो अपने जजमानों को सुनाएंगे, उसी से प्रभावित होकर वो उनको दान देंगे। इसीलिए जो कथा गायन में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रचलित लोकप्रिय थी तो वो दानवीर कर्ण की कथा थी, क्योंकि कर्ण ने वो उसे दानवीर कहा जाता था। उसने कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसने दान, कोई भी उससे अगर दान मांगने आया तो उसने उसको दिया और उसने कभी उसको खाली हाथ कभी लौटाया नहीं। तो ये जो कथा गायक होते थे ये भी अपने जजमानों के सामने कर्ण की कथा गाकर उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करते थे कि वो भी कर्ण जैसे दानवीर बने और ज्यादा से ज्यादा दान करें ताकि उन कथा गायक समुदाय का आजीविका उससे चल सके। तो जब किसी कथा गायक के मन में ये आया कि क्यों ना हम इनके साथ में चित्रों को जोड़ दें और चित्रों के माध्यम से अगर हम कथा गायन करें तो संभवतः हो सकता है कि इसका जो प्रदर्शन है वो और प्रभावशाली बने और उससे हमको ज्यादा से ज्यादा दान जो है अपने यजमानों से प्राप्त हो सके। तब भारत में संभवतः कथा चित्रों का प्रचलन हुआ। आज ये कथा चित्र लगभग भारत के हर प्रांत में पाए जाते हैं। अगर आप बंगाल में देखें, बंगाल में जो पटुआ पट चित्रकार हैं, ये पटुआ पट चित्रकार मनसा देवी से संबंधित, निमाई से संबंधित, कृष्ण से संबंधित और भी अनेक देवी देवताओं और लोकल कथाओं से संबंधित कथाओं पर कथा चित्र बनाते हैं, जिसे पटुआ पट चित्र कहते हैं। उसी प्रकार सांथाल आदिवासियों में भी ये जो पटुआ लोग हैं, वहां पर उनके जो सिंह बोंगा उनका जो प्रमुख देव होता है, जिसने सृष्टि की, जैसा सांथाल आदिवासी मानते हैं कि उसने ही सृष्टि की रचना की है, तो उससे संबंधित वो कथा चित्र उनको सुनाते हैं, उसके भी वो चित्र वे लोग बनाते हैं। इसी प्रकार अगर हम महाराष्ट्र में जाएं तो महाराष्ट्र का जो पिंगुली सिंधुदुर्ग जो जिला है और जो पैठण जो कि पूना के उस औरंगाबाद जिले में आता है, यहाँ पर भी चित्रकथी, उनका तो नाम ही चित्रकथी है, यानी चित्रों के माध्यम से कथा कहने वाले चित्र, वो चित्र जिनके माध्यम से कथा कही जाती है, वहां पर चित्रकथी चित्र बनाए जाते हैं। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में जो वारंगल जिला है, वहां पर चेरियाल गांव में नक्काश जाति के जो चित्रकार हैं वे नक्काश पटचित्र बनाते हैं, जो कि वहां की स्थानीय जातियों को अलग अलग कथाएं, जो कि वहां के लोक नायक हैं, जैसे वहां पर शिव पुराण बनाते हैं, जामवंत पुराण बनाते हैं, जो कि अलग अलग जाति के लोग सुनते हैं, उन कथा चित्रों का निर्माण करते हैं। ऐसे ही एक कथा चित्र राजस्थान में भी प्रचलित है, जो कि राजस्थान के लोक देवी देवताओं के उनकी कहानियां, उनकी शौर्य गाथाओं और उनके द्वारा स्थापित नैतिक मूल्यों का स्थापना करता है। और ये चित्र जो हैं वो फड़ चित्र कहलाते हैं। इन चित्रों को फड़ या पड़ दोनों ही कहा जाता है। कहते हैं कि इन चित्रों के माध्यम से जब वो चित्र प्रदर्शित करते हुए
जो कथा गायक हैं वो जब कथा का वाचन करते हैं तो वो संभवतः ऐसा लगता है कि जैसे इन चित्रों में से वो उस कथा को पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको पढ़ भी कहा जाता है। लेकिन इसका जो लोकप्रिय नाम है वो फड़ है, और जो कथा गायक हैं जिनको हम भोपा कहते हैं वो कथा गायक भी इसको फड़ चित्र ही कहते हैं। ये जो कथा चित्र हैं इनके साथ 3 लोग या 4 लोग प्रमुख रूप से जुड़े हुए होते हैं। एक वो लोग हैं, वो चित्रकार हैं जो ये कथा चित्र बनाते हैं। दूसरे वो कथा गायक हैं जो इन कथाओं को गाते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो इन कथा चित्रों को बनवाते हैं, और चौथे वो लोग हैं जो इन कथा चित्रों को सुनते हैं, जो इनके ग्राहक हैं, जिनके सामने जाकर ये कथा गायक उन चित्रों की प्रस्तुति करते हैं और जिनसे कि ये लोग दान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो एक कथा चित्र में लगभग पूरा समाज ही उससे जुड़ा हुआ होता है। जो राजस्थान के जो फड़ चित्र हैं, कुछ लोग इनको पट चित्रों के साथ में भी जोड़कर देखते हैं। जो उड़ीसा के जो पट चित्र हैं उनके साथ भी इनको जोड़कर देखते हैं। लेकिन पट चित्र और फड़ चित्र दोनों पूरी तरीके से अलग हैं। पट चित्र जो उड़ीसा में बनाए जाते हैं वो पुरी के जगन्नाथ जी के साथ उनका संबंध है। वो जगन्नाथ की पूजा और जगन्नाथ को के दर्शन के लिए आने वाले जो तीर्थयात्री हैं उनकी मांगों के अनुरूप बनाए जाते हैं। जबकि जो फड़ चित्र हैं वो राजस्थान के लोक देवता देवनारायण, पाबूजी, तेजाजी, रामदेव, गोगाजी आदि जैसे जो लोक देवता हैं उनकी जो शौर्य गाथाएं हैं, उनकी जो कुल गाथाएं हैं, उनकी जो जीवन है उसके ऊपर आधारित होती है। जो फड़ चित्र हैं, फड़ चित्र राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में प्रचलन में है, वहां पर ये बनाए जाते हैं। इनका जो प्रचलन है अधिकांशतः इनके जो सुनने वाले हैं वो अधिकांशतः पशुपालक समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे गुजर, रबारी, रायका। रबारी और रायका ऊंट के पालन करते हैं, और जो गुजर हैं वो भेड़ बकरियां, गाय और बैलों का पालन करते हैं। ये दोनों पशुपालन समुदाय से जुड़े हुए समुदाय हैं जो मुख्य रूप से फड़ पेंटिंग के यजमान हैं। इनके अलावा कुमावत, राठौर राजपूत और जो मेघवाल हैं, मोची हैं, उन समुदायों में भी फड़ चित्रों के बचवाने का या उनके बाँचने का प्रचलन है। लेकिन इन सभी समुदायों में जैसे जो देवनारायण है उनका फड़ चित्र गुजर समुदाय के लोग देखते हैं। अधिकांशतः गुजर और कुमावत उन लोगों के लिए ये होता है। जबकि जो पाबूजी हैं वो राठौड़ जाति के हैं, उनको राठौड़ और रबारी और रायका वो लोग उनकी पूजा ज़्यादा करते हैं। जबकि जो रामदेव हैं उनकी फड़ का प्रचलन मेघवाल, मोची जैसी समुदायों में प्रचलन में है। ये जो फड़ चित्र हैं, इनका जो बनाने का जो मुख्य स्थान है राजस्थान में वो भीलवाड़ा और शाहपुरा है। इनको बनाने वाले चित्रकार आज जोशी चित्रकारों के नाम से जाने जाते हैं। शाहपुरा में और भीलवाड़ा में जोशियों का मोहल्ला है, जहां पर उनके परिवार, ये सारे जो जोशी जो चित्रकार हैं, ये जोशी चित्रकार अपने आप को छिपा समुदाय से जुड़ा हुआ बताते हैं। छिपा समुदाय वो समुदाय है जो राजस्थान में कपड़े की छपाई का काम करता था। लेकिन जोशी चित्रकारों का ऐसा मानना है कि उनके पूर्वज किसी समय में कपड़ा छपाई से छोड़कर उन्होंने चित्रित जन्म कुंडलियां बनाना शुरू करी और मंदिरों में और लोगों के घरों के बाहर शादी या शुभ अवसरों पर चित्रकारी करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे वो जो
छिपा लोग थे, जो कपड़ा समुदाय, जो कपड़ा छापने का काम करते थे, उसमें से निकलने वाली ये शाखा, इसने चित्रकारी का काम आरंभ कर दिया। और बाद में जब शाहजहां के समय में राजा सुजान सिंह ने शाहपुरा नामक कस्बा गांव बसाया, तब उसने पास के गांव पुरमंडल से इन जोशी परिवार को शाहपुरा लाकर बसाया। और इस प्रकार शाहपुरा में जोशी चित्रकारों ने फड़ पेंटिंग बनाने की एक नई परंपरा शुरू की और एक फड़ चित्रकारी की शैली विकसित की, जो कि मूलतः मेवाड़ चित्र शैली से निकली हुई एक शैली है। ये एरिया मेवाड़ में आता था, वहां पर मेवाड़ के चित्र प्रचलित थे। इन जोशी चित्रकारों ने उस मेवाड़ शैली के अंतर्गत ही एक फड़ चित्र शैली का विकास किया और उससे उन्होंने फड़ चित्रकारी आरंभ की। फड़ बनाना आरंभ कैसे हुआ, इस बारे में एक बड़ी लोकप्रिय कथा है जो राजस्थान में प्रचलित है। डॉक्टर महेंद्र भानावत, जिन्होंने फड़ चित्रकारी के ऊपर काफी शोध कार्य किए, उन्होंने अपनी पुस्तक में इस किंवदंती का, इस कहानी का वर्णन किया है। और इस कहानी के अनुसार जब देवनारायण, उनका जब जीवन काल जब पूरा होने लगा, तब उनके भक्तों ने ये मांग की कि भगवान, आप इस संसार से छोड़ने से पहले आप अपनी छवि हमको दे जाएं, ताकि हम उसकी स्मृति स्वरूप उसे रखें और बाद में उससे आपको याद किया करें। तो देवनारायण जी ने अपना जो उनका जो कुल भाट था, छेचू भाट, उसको कहा कि तुम चतर छिपा के पास जाओ और उसको मेरा चित्र बनाने के लिए आग्रह करो। चतुर छिपा जो छेचू भाट था, वो चतुर छिपा के पास गया और चतर छिपा को बोला कि आप देवनारायण जी की एक चित्र बनाइए। और चित्र कैसे बनेगी वो मैं आपको बताता हूँ। जो देवनारायण थे वो खुद भी गुर्जर समुदाय में उनका जन्म हुआ था और उन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। वे, उनके जो पूर्वज थे वो बगड़ावत लोग थे। तो जो बगड़ावत जो कुटुंब था, जो खानदान था, जो क्लान था, उससे संबंधित छेचू भाट ने कहा कि आप बगड़ावत लोगों से संबंधित जितनी भी जमीन और आसमान में जो घटनाएं घटी हैं, वो सारी घटनाएं इस चित्र के अंदर आप बनाइए। इस प्रकार जो चतुर छिपा था, उसने कपड़े के ऊपर पहली बार देवनारायण के जो कुटुंब था, बगड़ावत कुटुंब, उस कुटुंब में होने वाली सारी और देवनारायण के जीवन से संबंधित सारी कथाओं को एक कपड़े की लंबी कपड़े के ऊपर उसने चित्रित किया। तो जब ये छेचू भाट उस चित्र को लेकर देवनारायण जी के पास पहुंचा, देवनारायण जी ने कहा कि भाई छेचू, मैंने तो तुझे एक चित्र बनाने के लिए कहा था, तू तो ये पूरी फड़ की फड़ बनवा लाया। तब से उस चित्र का नाम फड़ चित्र कहते हैं कि प्रचलित हुआ और तब से ही ये देवनारायण की कथा से संबंधित फड़ चित्र बनाने का आरंभ हुआ। तो इससे संबंधित जो बनाने का आरंभ है वो इस कथा के रूप में उनको याद किया जाता है कि उस समय के बाद लगता है कि मुश्ताक भाई का कनेक्शन थोड़ा हमसे कट गया है और मुकेश इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि उनको फिर से ले आया जाए। और ये बहुत ही कला है, जो शाश्वत कला है। पहले तो 2-3 देवता ही होते थे, आजकल लक्ष्मी भी होने लगी है, आजकल इंद्र भी होने लगे हैं, हनुमान होने लगे हैं, राम होने लगे हैं और बहुत सारे देवताओं का इनमें समावेश होने लगा है। सबसे बड़ी बात है कि पूरी रात जो भोपू होता है, जो पुजारी होता है, वो इन फड़ के साथ इनकी कहानियों को सुनाते रहता है। और जो भोपू की जो पत्नी होती है, उनको भोपी कहते हैं, वो अपने हाथ में दिया लेकर के हर रात सुनाती रहती है। और जब वो सुनाता है तो साक्षात परमेश्वर उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और एक एक घटनाओं को आप शुरू कीजिए।
तो वही आप शुरू कीजिए, तब तक मैं कुछ बता रहा था, बताइए। वो फटचित्र जरा एक बार वो धर्मेंद्र जी वो फटचित्र दिखा दीजिए। हाँ मुकेश फटचित्र दिखाओ बेटा। सर आप स्क्रीन शेयर कीजिए एक बार। दिखा रहा है। मुकेश वो पूरा आ नहीं रहा है, फटचित्र दिखा दो। नहीं तो अपना स्क्रीन सर अभी शेयर कर रहे हैं ना। स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ सर, आप अब वो कर लीजिए, हो रहा है। फुल स्क्रीन में कर लीजिए। हाँ हो गया। जी सर। ये जो फटचित्र है, फटचित्र इस प्रकार का होता है, और ये जो फटचित्र होता है ये करीब 5 हाथ या 5 फीट चौड़ा और 15 से 25 फुट तक लंबा होता है। इसे रोल करके, लपेट करके इसको रखा जाता है, और ये पूरा जो चित्र है, ये पूरे चित्र में जो देव नारायण से संबंधित, ये पाबू जी का चित्र है। यहाँ पर पाबू जी और उनके 3 साथी विशेष रूप से दिखाए गए हैं। चित्र में जो महत्व के अनुसार, आकृतियों का निरूपण महत्व के अनुसार किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये पाबू जी की फड़ है, तो इसलिए सबसे बड़ा चित्र जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो पाबू जी का बना है। और ये उनके 3 साथी हैं, जो उनके मित्र हैं, उनके सेनापति हैं, उनके योद्धा हैं, जो उनके साथ लड़ाई में लड़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पर पीछे जो आप देख रहे हैं, मोहम्मद अंजार नबी वाला फ्रंट में ले आओ। हाँ बोलिए भाई, बोलिए। हाँ, जी बोलिए भाई। जी। तो इस प्रकार, और इसको जो फट चित्र को हमेशा रोल करके रखा जाता है, इसको हमेशा बंद करके रखा जाता है। ये चित्र नहीं है, लेकिन जो भोपा और जो इसको बनाने वाले जोशी जो चित्रकार हैं, और जो इसको बांचने वाले जो भोपा लोग हैं, उनके लिए ये साक्षात देव रूप होता है। वो इसको घर में एक पवित्र स्थान पर रोल करके रखते हैं, प्रतिदिन इसको धूप अगरबत्ती लगाते हैं। एक बार जब इसको खोलते हैं तो इसको पूरा बांचने के बाद ही इसको बंद करते हैं। और अगर ये फट चित्र पुराने हो जाते हैं या कट फट जाते हैं, टूट फूट हो जाती है, तो इनको यहाँ वहाँ नहीं फेंका जाता, बल्कि पुष्कर में ले जाकर इनको, पुष्कर का जो पवित्र ताल है उसमें इसको विसर्जित किया जाता है। इसको बंद कर दीजिए। बंद कर दो मुकेश। हाँ धर्मेंद्र जी। कर रहे। आप तब तक बोलिए, तब तक इसको दिखा। हाँ, फड़ चित्र बनाने के बाद जो फड़ चित्र है, वो जो इसके साथ मैंने जैसा पहले बताया था, जोशी चित्रकार इनको बनाते हैं, भोपा इनको गाते हैं, और जिस देवी देवता से संबंधित, जिसकी पूजा जिस समाज में की जाती है, जैसे देव नारायण की पूजा कुमावत और गुर्जर लोगों में की जाती है, वो लोग उनकी ज्यादा मान्यता करते हैं। तो उन समुदायों, ये समुदाय इन फट चित्रों से संबंधित होते हैं। ये फट चित्र बनेगा कब? जब कोई व्यक्ति गुर्जर समुदाय में वो मान्यता लेगा कि मेरे घर में बच्चे का जन्म होगा, या मेरी फसल अच्छी होगी, या मेरी अमुक बीमारी दूर हो जाएगी, या मेरा अमुक काम हो जाएगा, इस प्रकार की जब कोई मान्यता लेता है, और वो मान्यता जब वो पूरी हो जाती है, तब वो फड़ चित्र बनवाता है। किसी शुभ घड़ी को देखकर, शुभ मुहूर्त को देखकर, वो व्यक्ति अपने कुटुंब के प्रमुख व्यक्तियों के साथ जोशी चित्रकार के पास जाता है, उनसे आग्रह करता है कि वे उनके लिए देव नारायण या पाबू जी या तेजा जी उनकी फड़ बनाकर तैयार करें। जब
ये चित्र तैयार हो जाता है, तब जोशी चित्रकार उस यजमान को खबर करते हैं कि अब चित्र बनके तैयार है, आप इसको ले जाइए। जिस व्यक्ति की मनौती पूरी होती है, जिसका मान्यता पूरी होती है, वो मनौती पूरी होने वाला व्यक्ति किसी शुभ दिन शुभ घड़ी में अपने रिश्तेदारों के साथ चित्रकार के यहाँ चित्र लेने आता है और उसको लेकर आदर पूर्वक अपने गांव वापस लौटता है। लेकिन वो गांव में प्रवेश नहीं करता, बल्कि गांव की सीमा पर ही रुक जाता है। अब उस गांव के सारे लोग इकट्ठे होकर इस फड़ का जो देव रूप है उसका स्वागत करने और उसको गांव में ले जाने के लिए गांव की सीमा पर आते हैं और वहां से भजन कीर्तन गाते हुए, नृत्य करते हुए, जुलूस के रूप में, एक प्रोसेशन के रूप में इस फड़ को लेकर उस व्यक्ति के घर तक जाते हैं। वहां पर वे लोग गोपा को बुलाते हैं, अपने सारे कुटुंब रिश्तेदारों को बुलाते हैं और उसके सामने जो गांव का देवरा होता है वहां पर उस फड़ को लेकर जाते हैं और इस फड़ को उस गोपा को अर्पित कर देते हैं। उस मंदिर में चढ़ाने के बाद उसको अर्पित कर देते हैं। अब भोपा इन चित्रों को उस समाज के यजमानों के यहाँ जब भी उसे बुलाया जाता है उस समय जाकर इस फड़ चित्र का वाचन करते हैं, इसको गाकर सुनाते हैं। जैसे जो रामदेव हैं, रामदेव का जो फड़ चित्र है वो फड़ चित्र ज्यादातर पितृपक्ष में और बरसात के 4 महीने जब देवता सो जाते हैं उस समय इनका वाचन नहीं होता है। लेकिन बाकी समय में, जैसे माघ माह की सप्तमी को जब देव नारायण की जन्म तिथि होती है, जयंती होती है, उस समय विशेष रूप से इनकी कथा का गायन, इनकी कथा का वाचन किया जाता है। ये फड़ चित्र को गांव में स्थापित किया जाता है। या किसी की मनौती होती है तो वो मनौती मांगते समय ही इस बात का वचन लेता है कि ये जो कथा गायन है वो 1 दिन का कराएगा, 2 दिन का कराएगा अथवा 3 दिन का कराएगा। तो जिस समय उसकी मनौती पूरी हो जाती है उस समय वो शुभ घड़ी देख के फड़ बाँचने वाले को फड़ लेकर गांव में आमंत्रित करता है। गांव की चौपाल में शाम के समय में ये फड़ जो है 2 बांसों के बीच में बांधकर खोलकर लटका दी जाती है। भोपा और उसके साथ में उसकी पत्नी, जिसे भोपी कहा जाता है, वे दोनों मिलकर इस चित्र को जागृत करते हैं। इसके माध्यम से देव का आवाहन करते हैं और पूजा अर्चना के बाद में इसका कथा गायन शुरू करते हैं। जो फड़ चित्र है उसका कथा गायन और उसका वाचन अधिकांशतः रात के समय में किया जाता है। आज तो लाइट है, लेकिन पहले मशाल जलाकर या दीप प्रज्वलित करके उसकी रोशनी में जो भोपा है वो एक एक चरित्र को दिखाता था। तो रात के लगभग धुंधले अंधेरे में उस दीपक की कांपती हुई लौ में जिस समय जो भोपा और भोपी रावण हत्ता वाद्य बजाते हुए जब उस कथा का गायन करते थे तो वो एक अजीब ही समा बांध देते थे। वो जो है एक एक चरित्र के बारे में उस गाकर पहले गायन करते थे और बाद में उसका व्याख्यान करते थे, उसकी व्याख्या करते थे। ये जो कथा गायन और ये जो कथा का व्याख्यान है वो पूरे उस कथा को, उस चरित्र को जैसे उस समय जागृत कर देते थे लोगों के सामने। वो जैसे चरित्र जागृत होकर उस फड़ के माध्यम से जीवंत होकर उनको सामने साक्षात दर्शन जैसे देने लगते थे। ये आप एक माहौल की कल्पना कीजिए कि गांव का खुला मंच है, खुला चौपाल है जिसके बीच में ये फड़ लगी हुई है, आसमान है, ऊपर तारे टिमटिमा रहे हैं, हल्की सी रोशनी है। एक कथा वाचक और उसकी पत्नी रावण हत्ता जिसमें घुंघरू लगे हुए हैं, जिनके पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, वो उसको नृत्य करते हुए उन चरित्रों के बारे में, उनकी शौर्य गाथाओं के बारे में, उनके युद्धों के बारे में, उनके बलिदान के बारे में, उनके समर्पण और त्याग के बारे में वो जब बखान करते थे गाते हुए, तब उस ऐसा समा बन जाता था कि जो दर्शक हैं वो मंत्रमुग्ध होकर इन फड़ चित्रों के माध्यम से अपने प्रिय देवी देवताओं की लीलाओं के जैसे साक्षात दर्शन करने लगते थे। ये जो रावण हत्ता वाद्य है, ये रावण हत्ता वाद्य का भी नाम रावण हत्ता क्यों पड़ा,
इसके लिए भी मैं एक आपको रावण हत्या दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। धर्मेंद्र जी जरा एक और चित्र है, ये रावण हत्या जरा ये दिखाना चाहता हूँ। क्या ये दिख रहा है? आ गया, हाँ दिख रहा है, आप बोलिए। ये जो रावण हत्या वाद्य है, ये एक प्रकार का सारंगी जैसा वाद्य है जिसे फुल गज की स्क्रीन में सहायता कर से बजाया जाता है। सर, फुल और स्क्रीन में कर लीजिए इसको। और ठीक है, आप बोलिए, फिर गड़बड़ा जाएगा इससे। हाँ बोलिए। है कहते हैं कि ये जो रावण हत्या वाद्य है, ये रावण का प्रिय वाद्य था और वो अपने 20 हाथों से इस रावण हत्या वाद्य को बजाता था। और दूसरी कथा के अनुसार रावण शिव का बड़ा भक्त था, तो एक बार उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत पूजा की, आराधना की, साधना की, लेकिन शिव प्रसन्न नहीं हो रहे थे। तब उसने अपने एक हाथ की नसों और हड्डियों को बाहर निकाला और उससे एक वाद्य बनाया, और उस वाद्य से मधुर ध्वनि, उस वाद्य की मधुर ध्वनि पर जब उसने शिव की स्तुति आरंभ की तो शिव जी प्रसन्न हो गए। और वो जो वाद्य उसने अपने हड्डियों और अपनी हाथ की आंतों से बनाया था, नसों से बनाया था, वो रावण हत्या कहलाया। यही रावण हत्या को बजाते हुए जो भोपा है वो इन कथा गीतों को गाता है। अलग अलग जो फड़ हैं, जैसे देवनारायण की जो फड़ है उसमें जो भोपा गायक है वो रावण हत्या नहीं बजाता, उसमें जंतर वाद्य बजाया जाता है। जबकि पाबूजी, तेजाजी, गोगाजी आदि, रामदेव आदि अन्य जो फड़े हैं उनको गाते समय जो भोपा और भोपी जो है वो रावण हत्या का वाद्य बजाते हैं, और इस वाद्य के माध्यम से वो एक प्रकार का ताल, एक प्रकार की धुन पैदा करते हैं, जिसके ऊपर ये कथा गीत और भी मनोरम होकर लोगों में लोकप्रिय होते हैं। जो देवनारायण की फड़ है उसमें भोपी का रोल नहीं होता है, लेकिन पाबूजी, तेजाजी और गुगा जी की जो फड़ है उसमें भोपा और भोपी दोनों का ही रोल होता है। ये जो भोपा होता है अधिकांशतः ये भोपा उसी समुदाय का होता है जिस समुदाय के वे लोक देवी देवता हैं। जैसे जो देवनारायण है, तो देवनारायण का जो भोपा है, उनका जो कथा गायक है वो गुजर या कुमावत समुदाय से ही होगा। जबकि पाबूजी का जो भोपा है वो, क्योंकि पाबूजी राठौड़ राजपूत थे, तो इसलिए उनका जो भोपा है वो अधिकांशतः, और उनकी पूजा रबारी और रायका लोग बहुत ज्यादा करते हैं, तो इनका जो भोपा है वो रबारी समुदाय से ही ज्यादातर आता है। तो इस प्रकार जिस समुदाय से संबंधित वो लोक देवी या देवता होते हैं, उसी समुदाय से संबंधित ये भोपा होते हैं। आज धीरे धीरे ये जो परंपराएं हैं शिथिल होती चली जा रही है। एक समय में फड़ का कथा गायन, फड़ का वाचन, भोपाओं के नृत्य गांव गांव में होते थे, लेकिन समाज में परिवर्तन के साथ, शहरीकरण की प्रक्रिया के साथ, शिक्षा के विकास के साथ जो लोक मान्यताएं हैं वो भी शिथिल होने लगी हैं, और उनके शिथिल होने के साथ साथ हमारी जो इस प्रकार की कथा गायन की जो परंपराएं थी वो भी धीरे धीरे अब विलुप्ति की ओर बढ़ रही हैं, या उनकी जो प्रचलन है वो भी धीरे धीरे क्षीण होता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे ये परंपराएं, एक समय में जो जोशी चित्रकार थे उनका काम केवल पारंपरिक फड़ चित्र बनाने से, लोगों के घरों पर चित्र बनाने से अथवा चित्रित जन्म कुंडलियां बनाने से चल जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब से इन परंपराओं में शिथिलता आई, इनके प्रचलन में कमी आई, उन्होंने भी अब इस फड़ चित्र का उपयोग दूसरे चित्र, लोगों के घर की सजावटी चित्र बनाने में करना आरंभ कर दिया है। तो धीरे धीरे जो फड़ चित्र हैं धार्मिक कथा चित्रों से को छोड़कर अब धीरे धीरे नए नए विषयों पर भी इस प्रकार के फड़ चित्र बनाए जाने लग गए हैं। बल्कि जो प्रसिद्ध फड़ चित्रकार श्रीलाल जोशी के बेटे जो कल्याण हैं, उन्होंने तो अमिताभ बच्चन की जीवनी पर भी फड़ चित्र बनाया।
गांधी जी की जीवनी पर भी फट चित्र बनाया, नारी सशक्तिकरण के ऊपर, जल बचाने के ऊपर, पर्यावरण बचाने के ऊपर जैसे नए नए विषयों का भी समावेश अब इन फट चित्रकारों के विषयों में होता जा रहा है। लेकिन रूप बदल गया, उन्होंने अपनी चित्रण शैली को नहीं बदला है। वो चित्रण शैली आज भी जिंदा है और आज भी बदले हुए रूप में राजस्थान में प्रचलन में है। आपने ये सारा फट चित्र के ऊपर जो विवरण था वो सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुश्ताक भाई को सुनने का मतलब है कि लोक चित्रकलाओं के ग्रामर और उसके अल्फाबेट को समझना। ये जिस तरह से एक स्कूल का मास्टर आपको ग्रामर और लोक चित्रकला समझा देता है, उसी तरह से मुश्ताक भाई सारी बातें बहुत ही सहजता से कह देते हैं। ये उस चित्रकला को विस्तार रूप से देखने के लिए आपके आंख को खोल देते हैं। वो इस तरह से बोलते हैं कि आपके आंखें सुनने लगता है, आपका आंख देखता नहीं, सुनता है। तो ये इनमें इतनी बड़ी कला है। और मेरे कहने पर इन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार कर लिया। और मुश्ताक भाई, मैं कह रहा था कि आपको सुनने का मतलब है लोक चित्रकला के व्याकरण को समझना, उसके अल्फाबेट को समझना, उसके बारीकियों को एक स्कूल के मास्टर की तरह आप इतना बढ़िया से समझा देते हैं कि लोगों के मानस पटल पर वह अंकित हो जाता है। क्या कहा आपने, चित्रित जन्म कुंडली। तक भाई मैंने सुना है कि अलग अलग चित्र के लिए, जैसे कहने के लिए कोई और कलर होता है, वस्त्र के लिए कोई और कलर होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है उसके लिए कोई और कलर होता है। इस तरह का विधान हमने कहीं पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि हर चित्रों में रंग का विधान है। जैसे देवी चित्र जो होते हैं, देवी चरित्र हैं, उनको नीले रंग से बनाया जाता है। जो राक्षस चरित्र हैं उनको काले रंग से बनाया जाता है। जो देव रूप हैं उनको जो है वो पीले रंग से और गुलाबी रंग से बनाया जाता है। तो इसके अंदर जो चरित्र होते हैं उन चरित्रों की रंग योजनाएं अवश्य है। और ज्यादातर वो रंग को जो जी बोलिए। फड़ चित्र जो है, ये फड़ कपड़े के ऊपर जो एक सूती मोटा कपड़ा होता था जिसको रेजी या रेजा बोलते थे, ये मोटा 2 सूती जो कपड़ा होता था उसके ऊपर फड़ चित्र बनाए। सबसे पहले बनाए जाने के लिए कैनवास तैयार करना पड़ता है। तो सूती कपड़े के ऊपर चावल का कलफ लगाया जाता है और उसको सुखाया जाता है। बाद में इसको किसी घूटे पत्थर से या चिकने पत्थर से इसको घोंट घोंट के इसकी पूरी सतह को मतलब ऐसा बना दिया जाता है ताकि उसके ऊपर रंग ना फैले और उसके ऊपर आसानी से रंग लगाया जा सके। वो जो कलफ होता है वो एकसार करने के लिए उसको पहले बर्निशिंग या घुटाई उसकी बहुत जरूरी है। और इसके अंदर जो रंग प्रयोग किए जाते थे वो पत्थर के मिनरल कलर और मिट्टी के नेचुरल कलर इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे पेवड़ी है, गेरू है, काजल है, नील है, हिंगुल है, हिरमिची है। इस प्रकार के जो प्राकृतिक रंग हैं वो रंगों का इसको अंदर प्रयोग किया जाता था। और चित्रकार बाजार के ब्रश नहीं बल्कि गिलहरी के पूंछ के बाल से स्वयं अपने लिए ब्रश स्वयं बनाते थे और उससे उसका चित्रांकन करते थे। इसी प्रकार जब चित्र बनाना शुरू करना होता था तो वो भी उसका शुभ मुहूर्त देख के शुरू करते थे। और पहले कुंवारी कन्या से जब पारंपरिक फड़ बनाई जाती थी तो किसी कुंवारी कन्या से पीले रंग, हल्दी के पीले रंग से उसका शुरुआत कराई जाती थी। फिर जो जोशी फड़ चित्रकार होते थे वो उससे पूरे चित्र का पहले हल्दी के पीले रंग से या पेवड़ी के पीले रंग से चित्रांकन, रेखांकन करते थे। बाद में उसके अंदर रंग भरने का कार्य किया जाता था। तो ये जो जी, तो आपने तो कह ही दिया कि जब इन्होंने अमिताभ बच्चन का कर दिया तो फिर महावीर का भी किया, गांधी जी का भी किया, राम का भी किया, कृष्ण का भी किया, काली का भी किया। तो कोरोना के ऊपर भी उन्होंने बना दिया है। अच्छा, कोरोना के ऊपर भी उन्होंने कोरोना की कथा भी उन्होंने फड़ चित्र में बना दी है। तो एक बात हमें और हमारे जो दर्शक लोग हैं जो देख रहे हैं
तो उनकी एक जिज्ञासा हो सकती है कि ये जो फड़ चित्रकला है, इस राजस्थान कहने से तो बहुत बड़ा भूमंडल भू मने पता चलता है, ये तो राजस्थान राजस्थान के किस स्पेसिफिक इसका इसका जो मुख्य केंद्र है वो भीलवाड़ा जिला है। राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है और भीलवाड़ा जिले का जो शाहपुरा गांव है, ये दो स्थान है जहां पर अभी जोशी चित्रकार रहते हैं और फड़ चित्रकारी का कार्य होता है। इसको दिखाने का कार्य पूरे मेवाड़ में, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, मध्य प्रदेश का मालवा, उज्जैन और गुजरात का कच्छ इन इलाकों में इसका बांचने का और इसके दिखाने का कार्य चलता है। ये भोपा और ये जो चित्रकार है, फड़ चित्रकार है, दोनों में कुछ रिलेशनशिप है? इनमें कोई आपस में केवल इतनी रिलेशनशिप है, चित्रकार पूर्णतः एक अलग समुदाय है और भोपा समुदाय उसका होता है जिस समुदाय के लोग उस देवता की पूजा करते हैं। जैसे और कोई भी व्यक्ति जब वो किसी फड़ चित्र का वाचन सुनता है, कथा सुनता है, और यदि उसके मन में ये भावना आती है कि मैं भी एक कथा गायक बनना चाहता हूँ, तो वो कथा गायक के असिस्टेंट के रूप में काम करने लगता है। उसके साथ गांव जाता है, उसको कथा गायन सुनता है और उसको कंठस्थ करता है, उसका धुन कंठस्थ करता है, रावण हत्ता बजाना सीखता है और उस प्रकार से एक भोपा तैयार हो जाता है। भोपा कोई समुदाय नहीं है, लेकिन भोपा एक जैसे पुजारी एक व्यक्ति है। पुजारी वो ब्राह्मण समुदाय का होता है लेकिन पूजा करवाने के कारण पुजारी कहलाता है। इसी प्रकार कथा गाने के कारण वो रबारी समुदाय का व्यक्ति, गुज्जर समुदाय का व्यक्ति जो ये कथा गायक का होता है और रावण हत्या कथा बजाते हुए ये कथा गायन करता है, वो भोपा कहलाने लगता है। और उसकी पत्नी जो कथा गायन में सहायक होती है वो भोपी कहलाने लगती है। भोपी कहलाती है। तो ये जो नैरेटिव जो है, कथा वाचना का जो गायन का जो गायत्मकता है कथा वाचन का, वो गायत्मकता ही यह मतलब भोपा के लिए सॉरी ये जो पेंटर है उनके लिए सोर्स है कि वो जो गायन के जो एलिमेंट हैं, मोटिव्स हैं, पैटर्न्स हैं, इमेजेस हैं, उस हिसाब से ये जो फड़ चित्र है इसका जो लेआउट है, उसका जो प्रारूप है वो बड़ा एक निश्चित होता है। आमतौर पर जो स्क्रॉल पेंटिंग होते हैं वो धीरे धीरे खोले जाते हैं और उसमें एक के बाद एक एपिसोड आते जाते हैं। फड़ चित्र जो अगर दूसरे जो कुंडलित चित्र है या स्क्रॉल पेंटिंग है उनसे इस मायने में फर्क है कि इसमें जो घटनाएं हैं वो एक के बाद एक नहीं आती है, बल्कि अलग अलग स्थानों पर बनाई जाती हैं। और ये अलग अलग स्थानों पर इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो भोपा और भोपी है वो फड़ के सामने इधर उधर आते जाते में नृत्य करते हुए उस जगह तक जाएं और उस घटना का वर्णन करें, फिर वहां से दूसरी घटना पर आए तो नृत्य करते हुए उस स्थान पर आए जहां पर दूसरी घटना घट रही है। इस प्रकार उनको जो मूवमेंट है, जो उनके नृत्य का मूवमेंट है वो फड़ के सामने कर सके, इस प्रकार का लेआउट इन फड़ चित्रों में होता है। अलग अलग घटनाएं अलग अलग स्थानों पर बनाई जाती हैं, लेकिन वो स्थान निश्चित रखे जाते हैं ताकि फड़ बांचने वाले जो भोपा है उनको सोचने की जरूरत नहीं है। उनको पता है कि इस स्थान पर ये कथा है, इस स्थान पर ये कथा का वर्णन है, तो वो उन घटनाओं को स्थान पर अपने आप एक के बाद एक जगहों पर नाचते हुए जाते जाते हैं। भाई हमारे पास एक दर्शक है जो हमारे बहुत क्लोज है और बहुत बढ़िया से देखते हैं, उनका नाम है डॉक्टर अंजनी कुमार झा। उनका प्रश्न है कि फड़ चित्रकारी में राजस्थान के शौर्य का चित्रण और मीरा की कृष्ण भक्ति चित्रण पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। मुझे जो जानकारी है उस हिसाब से कृष्ण तो परंपरागत रूप से इसमें नहीं आते हैं, लेकिन बाद में लोगों ने लाना शुरू किया है। क्या मीरा की जो भक्ति है या राजस्थान का जो शौर्य, बाबूजी में शौर्य भी आता है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, ये जितने भी लोग हैं, चाहे देवनारायण हैं, चाहे बाबूजी हैं, चाहे तेजाजी हैं, इन सबों ने अपने वचन के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है और अपनी समुदाय की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है। जैसे तेजाजी हैं, तेजाजी जब घर से निकल के जा रहे होते हैं युद्ध के लिए, तो रास्ते में एक सांप मिलता है, तो वो उनके किसी समय का उन्होंने ये था कि उनको तेजाजी से बदला लेना है, तो तेजाजी उसको कहते हैं तू आज मुझे छोड़ दे, मेरे को अभी अपने कुल को बचाने जाना है, मुझे अपने समुदाय को बचाने जाना है, मुझे अपना वचन निभाने जाना है, जब मैं वो वहां से लौट के आऊंगा तब मैं तेरे पास जरूर आऊंगा। तो
जिस समय वो लौट के आते हैं तो उनका सारा शरीर जख्मों से भरा हुआ होता है, केवल एक जुबान होती है कि जिसके ऊपर जख्म नहीं होते हैं। तो वो सर्प से जब वो कहते हैं कि अब तू मुझे डस ले, तो सर्प कहता है तुम्हारा तो पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ है, मैं कहाँ डसूं। तब वो अपनी जुबान बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि ये तो अभी साबुत है, यहाँ पर तू डस ले। तो इस घटना को उसमें एक प्रमुख रूप से दिखाया जाता है। तो ये जितने भी चरित्र हैं इसमें, ये पूरी जो कथाएं हैं शौर्य कथाएं और अपने वचन को, अपने कुल के दिए हुए वचन को निभाने के लिए प्राण उत्सर्जन करने की जो कथाएं हैं, इन कथाओं में कृष्ण से संबंधित नहीं है। जैसे देव नारायण है वो विष्णु का रूप माने जाते हैं, रामदेव भी विष्णु का रूप माने जाते हैं, बाबू जी लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं। तो ये जो है कृष्ण से संबंधित नहीं है। लेकिन नाथ द्वारा में जहाँ की श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहां पे जो पिछवाई चित्र बनते हैं वो कृष्ण से संबंधित बनते हैं। जो कृष्ण का हाँ श्रीनाथ के रूप में जो कृष्ण की छटाएं हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनकी जो बारामासी है और उनके जो श्रृंगार हैं, वो सारे श्रृंगार जो है वो पिछवाई चित्रों के माध्यम से उजागर होते हैं। हर चित्रों में कृष्ण का कोई या मीरा का कोई भी संदर्भ नहीं आता। तो ये जो इनका जो गायन का जो पक्ष है, तो गायन के पक्ष पर किसी कोई काम हुआ है शोध का? मैं 5-7 मिनट में छोड़ दूंगा आपको। गायन के पक्ष पर डॉक्टर महेंद्र भानावत और डॉक्टर हाँ, तो उन्होंने कुछ किया है, उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया है। अच्छा, हमारे एक दर्शक हैं हरीश धवन, वो कहते हैं, बहुत प्रभावित है आपसे, वो कहते हैं नमस्ते, प्रणाम भाई साहब जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, और थैंक यू सर। हम लोग का सौभाग्य है, ऐसे ऐसे हमारे आ रहे हैं, हम लोग का सौभाग्य है कि आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति से इतनी कीमती और दुर्लभ जानकारी प्राप्त हुई है। विमल जी मिश्रा लिखते हैं कि इस तरह के अनमोल धरोहर को सहेजने के लिए और हम सब के लिए और हम सभी को लाभान्वित करने के लिए आपको अनंत शुभकामना, कोटि कोटि साधुवाद। ये सारे रिमार्क्स हैं आपके लिए। और सुनील कुमार लिखते हैं बहुत सुंदर और ज्ञानवर्धक व्याख्यान, धन्यवाद सर। डॉक्टर गीता मल्होत्रा लिखती हैं कि एक लड़का है हेमंत कुमार, ये यंग चाइल्ड एंड इंजीनियर एंड इसे नाइस एंड इंफॉर्मेटिव फॉर आवर जनरेशन टू। ये बहुत बड़ी बात है, एक 22-23 साल का युवा कहता है कि इस तरह की बात है। डॉक्टर गीता मल्होत्रा कहती है कि with changing time, if you use this traditional folk to address present issues, they are the respected traditional community along with spiritual folk songs। वो स्पिरिचुअलिटी को, नॉलेज को, ट्रेडिशंस को मॉडर्निटी के साथ जोड़ने की बात करती है, जिसपे आप भी काम करते रहते हैं। आपको सुनना। पद्मश्री उषा किरण खान कहती हैं कुछ लोग प्रतीक्षा करते थे उनकी, आपकी और भोपा की और जो उनकी रामदेव की और बाबू जी की और सारी परंपराओं को। ये देखिए हमारी परंपराएं हमें बताती है कि हम अपने परंपराओं से जुड़े रहेंगे, अच्छा होगा। आप आए, हमें विजय चंद्र झा लिखते हैं नीक जानकारी, मतलब बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, ऑर्थोडॉक्स मैथिल हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे बड़े भाई हो, प्रणाम। और जब जब हम आपको बुलाएं आप इसी तरह से आते रहिए, मुझे आपको तंग करने का अधिकार देते रहिए। आपको वो ब्रेन में आए, हम सभी लाभान्वित हुए। वो ब्रेन के सभी साथियों को धन्यवाद। ये थे मुश्ताक खान को सुनना बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, आप सभी लोगों ने अनुभव किया है। लेकिन यह अनुभव 10 गुना कल बढ़ जाएगा जब इस पेंटिंग के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति प्रकाश जोशी जी अपने कला के बारे में बताएंगे। वो बताएंगे कि किस तरह से हर पेंटिंग में उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग का समावेश किया है, किस तरह उन्होंने रंगों में समावेश किया है, लेकिन जो उसका मोटिव है, डिजाइन है, स्टाइल है, उसके साथ उन्होंने छेड़छाड़ नहीं किया है। हमारा प्रोग्राम जनरली 6 बजे होता है, कल 6 बजे ही होगा
आप सभी आए, हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये फोक ब्रेन का इनिशिएटिव है कि कल्चर पे जो सभी लोग मौन है, कल्चर हमारा ब्रेकिंग न्यूज़ क्यों नहीं होता, कल्चर हमारे मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं होता, कल्चर को हम क्यों नहीं जानना चाहते। अगर हम भारत के समस्त भौगोलिक कल्चर और संस्कृतियों को समझ लें, तो हमें सही अर्थ में भारत समझ में आएगा। ये जो भारत का वैविध्य है, उसको समझने के लिए संस्कृति को समझना ज़रूरी है। इसी दिशा में एक प्रयास है। आप सब आते हैं, हमें अच्छा लगता है, आप आए, बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं कल्चर मैटर्स विद कैलाश में प्रकाश जोशी के साथ। उनकी पेंटिंग को आप देखेंगे, देखते ही रह जाएँगे। मैंने फोक ब्रेन के पेज पर उनके कुछ पेंटिंग्स और उनके स्टाइल को शेयर किया है। आप देख लेंगे फोक ब्रेन के पेज पर जाके, आपको अच्छा लगेगा। वो आपको उत्साहित करेगा कि आप उसमें फिर से आइए। आप आए, धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश, यू हैव बीन डूइंग वंडरफुल जॉब फॉर फोक ब्रेन, फॉर आवर इनिशिएटिव। सभी लोगों को धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं। नमस्कार। मुकेश जी बंद कीजिए।